जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो हमने वादा किया था, जो हमने आपको बताया था कि 2 तारीख से 2 फरवरी से जो हमारे भविष्य में आने वाले एग्जाम हैं, रेलवे ग्रुप डी और यूपी दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम होंगे और भी संलग्न में जो और भी आने वाले हैं, जैसे कि लेखपाल हो गए और भी जितने भी सभी एग्जाम के लिए हम आपको बताए थे कि 2 फरवरी से हमारी प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी। तो दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से आज 2 तारीख में नहीं आ पाई है, लेकिन सुबह तक आपको चारों क्लास प्रोवाइड हो जाएंगी। मैथ की और रीजनिंग की और सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस की प्रॉपर तरीके से हमारी क्लास चलेंगी। और जो हम अपना भविष्य में जो पेपर आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए क्रम वाइज तरीके से आपको लेके चलेंगे और एक विश्वास दिलाएंगे। अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे पूरे कंप्लीट कोर्स के साथ, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। जो हम पढ़ाए थे उसी से आगे जो संख्या पद्धति पढ़ाए थे मैथ में, उस संख्या पद्धति में हम जो आपको पढ़ाए थे भाज्य, मतलब हम आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ा दिए थे, पूर्ण संख्या पढ़ा दिए थे और पूर्ण के बाद पूर्णांक पढ़ा दिए थे, फिर सम विषम पढ़ा दिए थे और अभाज्य संख्या पढ़ा दिए थे। अब देखते हैं भाज्य संख्या भी आपको हम बता दिए थे भैया भाज्य संख्या क्या होती है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं भाज्य संख्या से। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? किन संख्याओं को भाज्य संख्या हम कहेंगे और भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या भैया देख रहे हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किन अंक को या किस संख्या को हम भाज्य अंक कहेंगे या भाज्य संख्या कहेंगे? देखते हैं क्या कहते हैं। वह अंक या संख्या जिसके 2 से अधिक खंड हो, ये क्या हो? फैक्टर हो। वह संख्या या अंक जिसके 2 से अधिक खंड या फैक्टर हो भाज्य संख्या कहलाएगी या भाज्य अंक कहलाएगा। जैसे कि तुम देख ले रहे हो, हमने बताया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है या भाज्य अंक है हमारा, वो होता है 4। अब ये 4 है कैसे? देखो, वह अंक या संख्या जिसके 2 से अधिक खंड फैक्टर हो भाज्य अंक संख्या कहलाएगा। अब इसको देखो, इसे तुम काटोगे 1 से कट जाएगा, इसे तुम काटोगे 2 से कट जाएगा और इसे तुम काटोगे 4 से कट जाएगा। यानी कि इस 4 के 2 से ज्यादा खंड हो गए हैं और सारे के साथ देखो अलग अलग भी है। कुल मिलाकर कहना है कि किसी भी अंक संख्या के 2 से ज्यादा खंड हो तो वह भाज्य अंक या भाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन में आपको दे देगा एक, सबसे पहले तो 0 देगा, 0 के बाद 1 देगा, 1 के बाद वो 2 दे देगा और 2 के बाद वो तुम्हें 4 देगा। इस तरीके से देता है। ये तुम्हें 1 ना देने का तो 1 की जगह तुम्हें 6 दे देगा। इस तरीके से कंफ्यूज करता है। 0 6 2 4। तो आदमी जो है एकदम से अगर पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसे, तो सबसे पहले 0 या 4 2 में से ऐसे लगा देता है, टिक मार देता है, वो गलत हो जाता है। तो हमें पता है कि सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या होगी 4। ठीक है भैया, ये क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। हम जो आपको क्रम से पढ़ा दिए हैं संख्या पद्धति में, जो है नंबर सिस्टम में जो है नंबरों का भी ज्ञान होना जरूरी होता है और नंबर किस किस श्रेणी में आते हैं उनका भी पता होना बहुत जरूरी होता है। तो हम नंबर सिस्टम में आपको जो है सब चीज बता दी है। अब आगे पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो अब देखते हैं भैया परिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो आप जब छोटे हो, आप क्लास हम हाई स्कूल इंटर सब करके आए हो, हाई स्कूल इंटर की बात छोड़ो, कक्षा 5 6 7 8 में पढ़ के आए होंगे, तो आपको पता होगा कि एक होता है अंश। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। तो भैया अब देखते हैं हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर क्या कहते हैं, किन्हें कहते हैं और क्या क्या होती है। देखो आप कभी अपनी कक्षा में पढ़ के आए होंगे
तो आपने पढ़ा होगा कि एक अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। अंश को बोल देते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं हर को बोल देते हैं डिनोमिनेटर, हर को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमको जो परिमेय संख्या है, जो हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय अंक या संख्या, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर या डिजिट्स, जो भी बोल दो। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है और इनकी पहचान कैसे होती है, कैसे आप पहचानोगे कोई संख्या परिमेय संख्या है, कोई अंक परिमेय अंक है या नहीं है। तो उसके तीन कंडीशनें हैं, हमें तीन कंडीशन में जो है जानकारी करनी है कि परिमेय अंक है या नहीं है, परिमेय संख्या है या नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कोई भी संख्या या अंक इन दोनों के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये ये होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक में आपको बताया था 0 से लेके, 0 को छोड़ो, पहले 1 से लेके ये अनंत तक ये जो है पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं, और ये -1 -2 ये अनंत तक लेके ये नेगेटिव पूर्णांक होते हैं। 0 न नेगेटिव है न पॉजिटिव पूर्णांक है, ठीक है। ये गिनतियां जो हमारी होती हैं ये सभी पूर्णांक होते हैं। तो पहली कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में संख्या होनी चाहिए। दूसरा, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो तीसरा है जो ये डिनोमिनेटर है नीचे वाला, ये 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशनें किसी भी अंक की संख्या को, अगर तुम ये तीनों फुलफिल होती हैं, तीनों कंडीशन उसमें आ जाती हैं, तो वह संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं, तीनों कंडीशन, तीनों नियम उसमें नहीं लगते हैं, तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। आप कहोगे कि भैया आपने लिख के बता दिया, जरा हमें क्वेश्चन करा के बताओ तब हम समझेंगे। तो चलिए भैया क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या है या नहीं है। अगला 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। फिर उससे अगला 0.5 परिमेय संख्या है या नहीं है। फिर उसके आगे, ये क्वेश्चन सब सीख लेंगे हम। उसके आगे पाई हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है। उसके आगे आ जाओ, पाई का मान आ गया 22/60, ये हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है। उसके बाद आगे आ जाओ, √2 हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है। उसके आगे आ जाओ, यहीं देख ले रहे हैं, इधर को यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं। यहाँ बताओ कि 3.14 जो इसका पाई का मान हो जाता पॉइंट में, ये हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है। इसके बाद आगे देख ले रहे हैं, √9 हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ये सब संख्या है 1, 0.5, पाई 22/7, √2, 3.14, √9। अब इन संख्या को हम चेक करेंगे इन नियम से, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों कंडीशनों से चेक करेंगे कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। अब देखो क्वेश्चन यही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी नहीं है। परिमेय संख्या का नियम हम इन तीनों से चेक करके क्लियर कर लेंगे। देखो ये बोला है कि एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो एक का हम नियम क्या करेंगे, देखो नंबरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होना चाहिए। तो एक को अगर तुम एक को 1/1 लिख दोगे, एक ऊपर है और इसे 1 से भाग कर दोगे, तो एक को किसी से भाग करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या रहती है। तो एक को अगर तुम 1 से भाग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस एक को 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1/1 लिख दिया तो देखो इसमें न्यूमरेटर भी हो गया और डिनोमिनेटर भी हो गया, दोनों के दोनों हो गए। अगली कंडीशन है नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो देखो दोनों के दोनों पूर्णांक है, यो 1 भी है और यो 1, दोनों पूर्णांक है। देखो यहाँ पता है हमें ये कौन से होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और ये कौन से हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। तो दो, ये माइनस वाले ऋणात्मक और प्लस वाले धनात्मक। तो देखो 1/1 हो गया, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के रूप में लिखा गया।
प्लस में नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों के दोनों पूर्णांक हो गए। तीसरी कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जो है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर का मतलब हर, अंश और हर, यानी कि हर जो है नीचे वाला हर, ये हर जो है एक 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो ये 0 से बड़ा है, यानी कि तीनों कंडीशन इसमें फिलफुल हो गई, यानी कि तीनों कंडीशन, तीनों नियम इसमें लग गए हैं। तो हमारा एक क्या हो गई है, एक हमारी एक हो गई है परिमेय संख्या, परिमेय अंक हो गया है हमारा, परिमेय अंक हो गया है, संख्या बोलो अंक सही रहेगा जरा। तो एक परिमेय हो गया है, तो एक का पता पड़ गया, परिमेय हो गया। जीरो का चेक करेंगे, तो जीरो को अगर तुम एक से भाग कर दोगे तो कोई अंतर नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो को अगर एक से भाग कर दोगे जीरो ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 0/1 हो गया। तो देखो नंबरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा गया, नंबरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। नेक्स्ट, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। देखो 0 और 1, 0 क्या होता है, न धनात्मक पूर्णांक होता है न ऋणात्मक, लेकिन पूर्णांक होता है, तो 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तीसरी कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जो है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो हमारा हर जो है 0 से छोटा नहीं है, 0 से बड़ा है, तो ये भी हमारी क्या हो गई है, परिमेय संख्या हो गई है। क्या हो गई है, परिमेय संख्या हो गई है। तीसरा 0.5 है, तो 0.5 को लिख दोगे 5/10, ये पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया, तो 5/10 हो गया। इसे काट दोगे यानी 1/2। तो देखो 1/2 हो गया। नंबरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के रूप में लिखा गया, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों के दोनों पूर्णांक है। अंश और हर, अंश और हर दोनों के दोनों पूर्णांक हो गए, और हर जो है 0 से छोटा नहीं है, 0 से बड़ा है, तो ये भी क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। नेक्स्ट आ गया जो पाई है। अब देखो पाई को भी तुम 1 से भाग कर दोगे तो अंतर नहीं पड़ेगा, तो पाई/1 हो गया। अंश और हर के रूप में लिखा गया, अंश और हर के रूप में लिखा गया, बहुत बढ़िया हो गया। तीसरी कंडीशन भी होगी पूरी, ये जो हर है वो 0 से बड़ा हो गया, लेकिन ये दूसरी कंडीशन इसमें फॉलो नहीं हो रही है। दूसरी कंडीशन कहती है कि अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। हर तो एक पूर्णांक है हमारा, हर जो है एक, ये तो एक पूर्णांक है। देखो 1 2 3 ये सब पूर्णांक होते हैं, ये तो पूर्णांक है, लेकिन पाई हमारा कोई पूर्णांक नहीं होता है भाई। तो पाई पूर्णांक न होने की वजह से, दूसरा वाला नियम नहीं लगने की वजह से ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है। तो इसलिए ध्यान रखना, पाई होता है हमारा अपरिमेय संख्या। क्या होती है पाई, अपरिमेय संख्या होती है। पाई हमारी क्या होती है, अपरिमेय होती है। अब पाई का मान जो है 22/7, ये देखो 22/7 हो गया, ये हमारा नंबरेटर हो गया ऊपर वाला, देखो ये डिनोमिनेटर हो गया। नंबरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा गया। नेक्स्ट है नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। देखो 22 से गिनती में आता है, 7 भी गिनती में आता है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, हमारे पूर्णांक के रूप में हो गए। और डी यानी कि डी जो निचला वाला है, 7 जो है 0 से छोटा नहीं होगा, 7 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो ये क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब आ गया जाओ √2 में। देखो किसी भी संख्या या अंक जिसका पूरा हमारा √ नहीं निकलेगा, जैसे 2 का निकालोगे तो पॉइंटों में जाएगा, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं निकलेगा, तो जिनका भी पूरा कंप्लीट नहीं निकलेगा वो सारी की सारी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है, अपरिमेय। अभी आगे बताएंगे। देखो ये 9 है, 9 का तुम्हें पता है कि पूरा 3 इसका निकल जाता है। क्या निकल जाता है, इसका वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, इसका वर्गमूल 3 निकल जाएगा। अब 9 का वर्गमूल 3 निकला, तो 3 के अपॉन में 1 मान लेंगे, तो ये अंश हो गया, ये हो गया अंश, और ये हो गया हमारा हर, तो अंश और हर के रूप में लिखा गया। और दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन पूरी, दूसरी कंडीशन दोनों के दोनों जो है पूर्णांक हो गए। तीसरी कंडीशन कि जो हमारा हर है ये 0 से छोटा नहीं है, 0 से बड़ा है, तो ये हमारा √9 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब आ गया है 3.14, तो 3.14 को लिख देंगे 314, और ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 नीचे बढ़ा देंगे। अब इसे काटो मत ना, यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अंश और हर के रूप में हो गए, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, अंश और हर के रूप में लिखा गया, दोनों के दोनों पूर्णांक भी हो गए, और जो हर है हमारा ये 0 से बड़ा है, तो ये भी क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर, और अपरिमेय और अपरिमेय समझ जाएंगे। तो परिमेय और अपरिमेय हमने देख ली है। अब देखते हैं भैया हम कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक अंक या संख्याएं, रियल नंबर या डिजिट। वास्तविक अंक या संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर या डिजिट क्या होते हैं।
वह नंबर, अभी आप देखो, अभी अभी समझ जाओगे एकदम तुरंत। सब लोग कक्षा 4-5 पढ़ के आए होंगे, तो जब 4-5 पढ़ के आए होगे तो तुम्हें पता है एक लाइन होगी, इस लाइन पे तुम्हें पता होगा एक अंक होता है 0, इस तरीके से होता है 0, फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है। फिर इसको इधर चलेंगे तो ये होता है -1 -2 -3 -4 इस तरीके से होते हैं ना। तो तुमने कभी देखा होगा कि तुम इस तरीके से कभी ये कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, इस तरीके से पढ़े या नहीं पढ़े, सब 5-6 में जब पढ़ाए जाते हैं। तो ये हम तुम्हें खैर नहीं बताना चाह रहे, हम बताना चाह रहे हैं, और इसकी सिंपल सी परिभाषा और सिंपल सी डेफिनेशन जिस तुम्हें आराम से समझ में जाए। वास्तविक अंक या रियल नंबर किन को कहते हैं? वह अंक या संख्या जिसका वर्ग करने पर, वह अंक या संख्या जिसका स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब 1 का वर्ग कर दिया, इस तरीके से 1 का वर्ग कर दिया तो 1 आ गया, 2 का ऐसा वर्ग कर दिया तो क्या आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से बता रहे हैं हम। किसी भी अंक या संख्या का वर्ग करने पर या तो हमको प्लस में मिले वो संख्या, वही संख्या वही मिले या कुछ और मिले, प्लस में मिलनी चाहिए, या हमको संख्या मिले 0। अब इसकी परिभाषा समझ लो, यहां पे लिखेंगे किसी भी अंक ओब्लिक संख्या का वर्ग करने पर या तो धनात्मक यानी कि प्लस अंक मिले या 0 मिले, तब वह संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। किसी भी अंक का अगर तुम वर्ग करोगे तो वो तुम्हें प्लस देगा बाद में, तो वह तुम्हें जो है वास्तविक या रियल नंबर कहलाई जाएगी। देखो जैसे कैसे, इस तरीके से तुमने लिखा -8, पूछे तुमसे -8 क्या वास्तविक संख्या है, तुम कहोगे कि हमें नहीं पता भैया, हमें भैया ने बताया कि -8 का स्क्वायर करो। तो जब तुम -8 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें 8 8 64 देगा, वो भी प्लस के देगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो 64 दिया इन्हें, 64 कैसा आया, प्लस के आया, तो धनात्मक हमें मिल गया। तो -8 हमारी एक वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब तुम्हें दे दिया कि भैया अंडर रूट के 2 लिख दो, तो अंडर रूट 2 लिख दिया। अब इस अंडर रूट 2 को तुम स्क्वायर करोगे, यानी कि अंडर रूट 2 गुणा के अंडर रूट 2, तो ये तुम्हें क्या दे देगा, 2 दे देगा। अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 दे देगा, और भी क्या दिया, प्लस के। दो ही कंडीशन में आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या धनात्मक में प्लस चिन्ह आना चाहिए, तो वह सारे के सारे अंक हमारे रियल नंबर वास्तविक अंक कहलाएंगे। तो जैसे कि हमने लिखा कि -5, तो भैया तुमने बताया कि इसका वर्ग करो, तो 5 पंजे क्या मिला हमें, 25 मिला, तो यानी कि प्लस में मिल रहा है, तो -5 भी क्या होगी मेरी वास्तविक संख्या या रियल नंबर हो गया है। तो वास्तविक नंबर या रियल, वो वास्तविक संख्या या रियल नंबर की यही परिभाषा है कि कोई भी तुम्हें अंक अगर दिया जा रहा है उसको तुम स्क्वायर करोगे और वो तुम्हें अगर प्लस में आंसर देगा तो वह अंक या संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी, या प्लस में दे या 0 दे। ठीक है भैया। एक दूसरी, अभी आप मोबाइल पर यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सी इसकी परिभाषा बनेगी कि जो भी अंक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिए जाते हैं वो सारे के सारे क्या हमारे वास्तविक अंक रियल कहते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करने को वो बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई और ये भी हमारे अच्छे से समझ में आ गई है। अब तुम कहोगे भैया कौन से फिर हमारे वास्तविक अंक नहीं कहलाते हैं, देखो इस तरीके से, अगर तुम जो है रूट के बाहर -5 लिखोगे, ये रूट के बाहर है, तो ये भी तुम्हारा वास्तविक अंक कहलाएगा। क्यों, देखो इसकी स्क्वायर करेंगे तो यानी कि -√5 की गुणा करना चाह रहा है -√5 से, तो सबसे पहले देखो गुणा का निशान लग रहा है, तो माइनस की गुणा करेंगे तो हमें प्लस दे देगा, और √5 की जैसे हमने भी करी थी, √2 की तो 2 दे दिया, तो ऐसे √5 की करेंगे तो हमें जो है ये 5 मिल जाएगा, तो यानी कि प्लस की मिल गया। तो ये भी कैसी संख्या होगी हमारी, वास्तविक संख्या होगी। √5 कैसी संख्या है, एक ऐसा अंक है वास्तविक। अब अगर ये माइनस हमें इसके अंदर दे दिया जाए, माइनस के अंदर दे दिया जाए तो हमारा इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें -5 आंसर मिलेगा।
और भैया तुमने बताया है कि आंसर आना चाहिए प्लस में, कोई भी अंक आ जाए या जीरो आना चाहिए। तो ये आ गया -5। तो जो हमारी रूट के अंदर माइनस लगा हुआ मिलेगा किसी भी अंक में, रूट 5 मिल गया या रूट के अंदर कुछ तुम्हें जो है 10 मिल गया, ये सब के सब हमारे जो है वास्तविक अंक या रियल नंबर नहीं होंगे। ठीक है भैया, तो बस रियल नंबर की परिभाषा यही है कि धनात्मक उनको अगर स्क्वायर करोगे तो तुम्हें धनात्मक मिलना चाहिए या जीरो मिलना चाहिए, या जिनको तुम नंबर लाइन पर इस तरीके से ड्रॉ कर देते हो, ये हमारे वास्तविक अंक कहलाते हैं। तो वास्तविक अंक हो गए। अब देखते हैं आगे एक और अंक, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, किन संख्या को तुम परिपूर्ण संख्या कहोगे, किन अंकों को तुम परिपूर्ण अंक बोलोगे। तो परिपूर्ण अंक या परफेक्ट संख्या की डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी और आसान है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड करने पर जो खंड आएंगे, किसी भी संख्या के तुम फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो उसके जो गुणनखंड आ रहे हैं उनको सबको तुम जोड़ोगे, लेकिन किसको नहीं जोड़ना, एक को नहीं जोड़ना है। जैसे कि 5 है तो 5 को तुम 5 से भी काट दोगे, तो जो अंक होगा, जो संख्या होगी, उसका एक फैक्टर वो खुद भी होगी। तो किसी भी संख्या को अगर परफेक्ट नंबर तुम्हें चेक करना है तो किसी भी संख्या के तुम सारे फैक्टर करोगे, लेकिन एक फैक्टर उसका खुद वही आवेगी संख्या, बस उस संख्या को छोड़ देना, बाकी सभी संख्या को तुम अगर जोड़ उस संख्या के बराबर आ जाता है तो वो हमारी संख्या परफेक्ट अंक या परफेक्ट संख्या कहलाती है। जैसे सपोज करो एक तुमने कहा कि 4 संख्या दे दी हमने, या 4 अंक 4 दे दिया। अब तुम क्या पूछोगे कि भैया 4 बताओ कि 4 हमारी परफेक्ट संख्या है या नहीं है, परफेक्ट अंक है या नहीं है। तो तुम पता है कि 4 का फैक्टर क्या है, 4 को तुम 1 से काट दोगे, 4 को तुम 2 से भी काट दोगे, 4 को तुम 4 से भी काटोगे, 4 और किसी से नहीं कटेगा। तो हमने कहा है कि जितने भी फैक्टर आए उन सबको जोड़ना है, लेकिन जो संख्या है और उसका जो फैक्टर आएगा उसको नहीं जोड़ना है, बाकी बचे हुए को जोड़ना है। तो 1 को जोड़ो, 1 और 2 को दोनों को जोड़ोगे तो क्या है, हमारा 3 आया। अगर इनका जोड़ पूरी संख्या के बराबर आ जाता है तो वह अंक या संख्या परफेक्ट अंक या परफेक्ट संख्या कहलाती है। यही इसकी परफेक्ट संख्या की परिपूर्ण की परिभाषा है। क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परफेक्ट संख्या है, कौन सी परफेक्ट संख्या नहीं है। तो देखते हैं, अभी 4 देख लिया, 4 के बाद अगर हम 6 देखते हैं, 6 लिख लिया, 6 को हम काटेंगे 1 से कट जाएगा, 6 को हम काटेंगे 2 से कट जाएगी, 6 को हम काटेंगे 3 से कट जाएगी, 6 को हम काटेंगे 6 से भी कट जाएगी। तो जो संख्या है खुद में खुद, उसका जो फैक्टर होता है उसको हम नहीं जोड़ते हैं, उसको छोड़ दो और बाकी को जोड़ो। अगर बाकी का जोड़ इस संख्या के बराबर आ जा रहा है तो वह संख्या, वह अंक परफेक्ट अंक है। तो 1 को और 2 को जोड़ोगे तो 3 और 3 6, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 बराबर में हो गया 3 2 5 और 1 6। तो 6 हमारी कैसी संख्या होगी, परफेक्ट संख्या होगी, परफेक्ट अंक हो गया। इसी तरीके से जो है एक और देख लो, एक है 28, क्या है एक 28 28, 28 को तुम 1 से भी काट लोगे, 28 को 2 से भी काट दोगे, 28 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 7 से भी काट लोगे और 14 से भी काट लोगे और 28 को 28 से भी काट लोगे। 28 को तो हमें छोड़ देना है, बाकी को जोड़ना है। 14 और 7 कितने होते हैं 21, 21 से 4 25, 26 27 और 1 28, इन सबका योग क्या हो गया 28 हो गया योग। भैया आपने क्या बताया था, आपने बताया था कि किसी भी संख्या के फैक्टर करोगे तो उन सभी फैक्टरों को जोड़ना है, लेकिन उस खुद संख्या को छोड़ देना है, उसके खुद के फैक्टर को छोड़ देना है, बाकी को सभी को जोड़ोगे तो उनका योग अगर संख्या के बराबर आ जा रहा है तो दी गई संख्या हमारी एक परिपूर्ण संख्या है, परफेक्ट अंक है। ठीक है, तो परफेक्ट अंक समझ गए, रियल नंबर समझ गए, परिमेय अपरिमेय समझ गए,
और भाज्य और अभाज्य तो पुरानी वीडियो में हम आपको बता ही दिया था। तो भैया हमने सब देख लिया है। जो संख्या पद्धति में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अंकों की जानकारी के, कि इसे अंकों क्या क्या कहते हैं, तो कोई अंक किस किस श्रेणी में आता है, अंकों से संबंधित हमने सब चीज देख ली है। जो हमारा थ्योरी सेक्शन था सब कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के इसमें बनते हैं, कैसे कैसे हमें लेवल को लेकर चलना है, और जो हमारे भविष्य में पेपर आने वाला है उन सभी को देखते हुए, और जो उन पेपरों में प्रीवियस ईयर में जो पुराने पेपर हुए हैं उनमें क्वेश्चन किस किस तरीके से आए हैं, उन्हीं को क्रमवाइज तरीके से हम लेके चलेंगे। ठीक है भैया। तो अब सबसे पहले देखते हैं, एक होता है जातीय मान। जातीय मान, इस जातीय मान को ही बोल देते हैं अंकित मान। अंकित मान। और एक होता है हमारा दूसरा स्थानीय मान। स्थानीय मान, ये क्या बला है भैया, ये क्या चीज है और ये कैसे कैसे आती है, अगर पेपर में हमारे आ जाए तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे जल्दी से जल्दी में। तो आइए सब इन्हें समझते हैं बड़े आराम तरीके से। जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। देखो तुम्हें एक संख्या दे रहा हूं मैं, 30, 50, 444। 30, 50, 444 एक संख्या दे दी है। अब इस संख्या में तुम कक्षा 5, 6, 7, 8 में सब पढ़ कर आए होंगे कि ये जो संख्या पूरी लिखी हुई है, इस संख्या में जो 4 है सबसे शुरू वाला, इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इकाई। इकाई का अंक, इसको 4 को। और अगला 4 है, 4 की जगह ऐसा कुछ और कर लेने तो आसान आसान रहेगा, 1 कर लेने, 1, और इसको 8 बना लेने, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 4 हो गया इकाई का अंक और 1 हो गया दाही का अंक, 8 हो गया हमारा सैकड़ा, और ये 0 वाला हो गया 1000 का अंक, 5 हो गया 10,000, ये हो गया लाख, और ये क्या हो गया हमारा 10 लाख। ये भैया हमें अच्छे से पता है, और ये हम अपने पेपरों में या मतलब जो छोटी छोटी क्लासें पास कर पाए हैं सब में पढ़े हैं हमने, ये कि किसी भी संख्या में इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख तक इस तरीके से आगे को भी अंक होते हैं। अब इसी संख्या में स्थानीय मान और जातीय मान इसी संख्या में छुपा हुआ है। और अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये आपको संख्या दे दी है 30, 50, 814। 30, 50, 814 में आपसे पूछना चाह रहा है कि 8 का जातीय मान या अंकित मान दोनों एक ही बात है। 8 का जातीय मान बताइए और 8 का स्थानीय मान बताइए। तो देखो आपको क्लियर एक इनकी भाषा से ही पता पड़ जा रहा है। 8 का जातीय मान, जाति यानी कि जाति कौन सी है उसकी, तो किसी भी चीज की जाति उसकी वो खुद स्वयं होती है। 1 की जाति क्या है, 1 ही है। 8 की जाति क्या है, 8 ही है। तो कभी भी जब जातीय मान पूछे या अंकित मान पूछे किसी भी अंक का, तो वह स्वयं ही उसकी जो है जाति या उसका अंकित मान हो जाता है। तो तुमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दे दिया हमने, और इसमें पूछना चाह रहा हूं आपसे पहला और दूसरा, 8 का जातीय मान बताओ। जातीय मान तो आपको बता देना है किसी भी, मैं आपको बताया है कि जो भी अंक है 0 से 9 तक, इनका ये खुद अपने आप में एक जाति होती है। 0 की जाति 0, 1 की जाति 1, 2 की जाति 2, 3 की जाति 3, इसी प्रकार से 9 की जाति 9। तो 8 की जाति क्या हो गई है, 8 ही। तो 8 का जातीय मान हो गया है 8। क्लियर हो गया भैया। हम अच्छे से समझ गए भैया कि किसी भी चीज की अगर जाति पूछेगा तो वो खुद ही वो अंक हो जाएगा। 3 की जाति पूछे, 3 का जातीय मान पूछ लेगा तो आप 3 ही आंसर दोगे। 5 का जातीय मान पूछ लेगा तो आप 5 ही आंसर दोगे। 1 का जातीय मान पूछ लेगा तो 1 आंसर दोगे। 8 का जातीय मान पूछ लेगा तो 8 ही आंसर दोगे। तो जातीय मान तो क्लियर हो गए बहुत अच्छे से। आप पूछने चला वो 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान बताओ। तो देखो मैं आपको सिखाया हूं, सबसे पहले क्या होता है, इकाई का अंक होता है, 4 हो गया। उसके बाद दूसरा होता है दाहिनी का अंक, 1 हो गया, और सैकड़े का अंक 8 हो गया। तो हमें पता है कि 8, सबसे पहले 8 का स्थानीय मान पूछा है तो हमें लिखेंगे 8,
8 के जस्ट पीछे देखो 1 और 2 दो अंक लिखे हुए हैं, यानी कि 2 जीरो। ये इकाई का अंक है और दहाई का, ये सैकड़े के नंबर पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 8 का जो स्थानीय मान हो गया है ये हो गया 800। आपको पता होगा ना, जैसे कि ये संख्या लिखी जा रही है तो आप इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले 4 लिखोगे और दूसरे नंबर पर ये 10 लिखोगे। अगर इसे हटा दें तो 10 हो गई ना, तो 10 के बाद ये क्या हो जाएगी 800 हो जाएगी पूरी 800। और उसके बाद ये 0 1 0 हो जाएगा, ये 800 ही पूरी रहेगी, मतलब इस तरीके से 0 0 मान उसको 0 0 रहेगी। और फिर ये आगे 5 हो जाएगा, इसकी ये 0 0 हो जाएगी। उसके आगे फिर ये सब 0 0 हो जाएगा और उसके आगे फिर 3 ये 0 0 हो जाएगा। ये संख्या सब इस तरीके से होती है, सबको क्या करते हैं फिर जोड़ते हैं, तो ऐसी क्रम में हमारे निकल जाती है। तो हमें पता है 8 का जातीय मान किसी भी अंक का कुछ भी पूछेगा तो जातीय मान वो खुद ही अंक बताता है। 8 का जाति 8 ही आ गई। अब स्थानीय मान पूछेगा तो किसी भी अंक का जो स्थानीय मान पूछता है, सबसे पहले तो उसी अंक को लिखोगे, उसके बाद जितनी भी राइट साइड में बची हुई अंक है उतने जीरो उसमें लगा दोगे। अभी ये चीज तुमसे पॉइंटों में पूछेगा कैसा। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पूछो, ये क्वेश्चन दे रहा आपको 27,531। इसमें पूछना चाह रहा हो 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान क्या निकालोगे, तो सबसे पहले तो आप 5 का 5 ही लिखोगे और 5 के बाद कितना अंक है 1 2 2 तो 0 लगा दोगे। 5 का स्थानीय मान 500 आ गया, आंसर हो गया। 5 का तुमसे जातीय मान पूछ ले, 5 का जातीय मान बताओ, तो सीधी सी आंसर आप क्या लिख दोगे 5 लिख दोगे। 5 के जातीय मान क्या हो गया 5 ही हो गया। क्लियर होगी बात। अगला एक क्वेश्चन दे, क्वेश्चन तुमसे इतने तरीके से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान में क्या अंतर है। ये 5 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मानों को गुणा करो, ये 5 के स्थानीय मान और 5 के ही जातीय मान को आपस में घटाओ, गुणा करो घटाओ जोड़ करो भाग करो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अभी इसमें ही पूछ ले भाई, इसी वाले इसमें ही कि ये तुम्हें 5 का स्थानीय मान निकाल दिया 500 और जातीय मान निकाल दिया 5। आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 5 के स्थानीय मान को 5 के जातीय मान से भाग करो, भाग करो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हमें क्या 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 500 हो गया, वो 5 का जातीय मान कितना हो गया 5, इसे भाग करने को कह रहा है, तो 5 से इसे भाग कर देंगे तो क्या जाएगा आंसर 100 आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, आपको भाग करने को पूछ लेगा, घटाने को पूछ लेगा, जोड़ने को पूछ लेगा, गुणा करने को पूछ लेगा, तो कुछ भी हम आराम से बता देंगे। अब इसमें आगे क्या पूछता है, बढ़िया वाला क्वेश्चन ये पूछता है, देखो 3751.0591 इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। 3751.0591 में 9 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 3751.0591 में 9 का स्थानीय मान, कहोगे इंग्लिश हिंदी दोनों चलते हैं, दोनों चलते रहने चाहिए, आराम से समझ में आते हैं। बहुत अंक ऐसे हैं कि इंग्लिश में अच्छे समझ में आते हैं, बहुत अंक ऐसे हिंदी में, हम दोनों बताते रहेंगे आपको। तो इसमें जो है 9 का जो है प्लेस वैल्यू पूछा है। स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, है ना, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो इसमें जो है आपसे 9 का प्लेस वैल्यू पूछ रखा है। तो आपने बताया था भैया कि 9 का सबसे पहले 9 लिख देंगे और 9 के बाद जितने राइट साइड में होते हैं उसने 0 लगा देते हैं, तो इसका तो 90 आ जाएगा। नहीं बेटा, जब भी कभी पॉइंट लगा हुआ हो तो हमको बाएं साइड में जाना है। किस साइड में जाना है, बाएं साइड में जाना है। तो अब इससे बाएं साइड में देखो पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट के बाद देखो कि 9 तक पहुंचने के लिए कितने अंक है 1 2, तो 2 0 लगा के फिर 9 के पास पहुंचो, तो 0.009 हमारा क्या हो जाएगा 9 का स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू इसकी जो है हो जाएगी। 9 की प्लेस वैल्यू आई 0.009। कभी भी जब पॉइंट में अंक मिलेगा तो हमें पॉइंट की तरफ को चलना है, जैसे कि इस तरीके से समझ लो 3759.3378। अब आपसे पूछ रहा है कि 8 का स्थानीय मान बताओ। 8 का स्थानीय
मान बताओ। 8 का स्थानीय मान पूछ रहा, तो हमें पता भैया कि 8 जो है पॉइंट की साइड में है, तो सबसे पहले पॉइंट लगाओ और पॉइंट की इधर घटो, 1 जीरो, इधर बढ़ो 2 जीरो, इधर बढ़ो 3 जीरो और 8 को 8 लिख दो। तो 0.008 8 की प्लेस वैल्यू होगी, ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ अच्छे से। अब देखो इसमें जो है 2-3 क्वेश्चन जो प्रीवियस सीरीज में आए हुए हैं वो आपको करा देते हैं, आराम से समझ में आएंगे। क्वेश्चन देखेंगे कि संख्या 3642.9875 में 7 बा 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। ये क्वेश्चन आया था, अंतर बताओ। 3642.9875 में 7/4 के स्थानीय मानों का अंतर। तो जो अंक हमें दे रखा है 3642.9875, तो इसमें एक तो 7 का स्थानीय मान पूछा और 4 का स्थानीय मान। सबसे पहले बताओ इस पॉइंट के बाद 4 इधर साइड में है और पॉइंट के बाद 7 इधर साइड में है। तो सबसे पहले तो पॉइंट लगाओ, इधर साइड वाला यानी कि 7 का स्थानीय मान निकालो, 7 का। तो 7 का निकाला, पॉइंट लगाया, 1 जीरो बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ाया और 7 ये जीरो है। तो ये तो 7 का हमारा स्थानीय मान हो गया। अब 4 का स्थानीय मान निकालो। 4 का स्थानीय मान निकाला, पॉइंट के इधर साइड में है, तो पॉइंट के इधर साइड में हमें कोई मतलब नहीं होता है, सीधी सी बात है, 4 लिखोगे और 4 के बाद है एक अंक है, 0 लिखोगे, यानी कि 4 का स्थानीय मान हो गया 40। 4 का स्थानीय मान हो गया 40 और 7 का स्थानीय मान हो गया 0.007। आराम से समझेंगे कि स्थानीय मान जो पॉइंट के अगर इस साइड में राइट साइड में आएगा उसी का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो पॉइंट से उसी की तरफ चलेंगे, जितने भी अंक आते चले जाएंगे उतने जीरो। देखो पॉइंट के बाद चले और एक अंक आया 9, तो 9 की जगह 0 लगा दिया, 8 आया 8 की जगह 0 लगा दिया और 7 का 7 लिख दिया। ये 7 का स्थानीय मान आ गया। 4 का स्थानीय मान पॉइंट के बाएं साइड में जब चलना पड़ा, तो पॉइंट के बाएं साइड में चलेंगे तो इसमें कोई मतलब नहीं होता, 1 0 एक शुरू में लगाएंगे, पॉइंट यहाँ लगा दोगे ना, यहाँ लगेगा पॉइंट। चलो पॉइंट से गिनती चलोगे तो पॉइंट से चले, अब बाई साइड में चले तो एक अंक मिला, 1 0, फिर दूसरा अंक यानी 4 4 मिल गया, तो 40 पूरा बन गया। पॉइंट के बाद कोई अंक ही नहीं, जो मतलब ही नहीं पॉइंट का, तो यहाँ खत्म हो जाएगा। तो 4 का स्थानीय मान आ गया 40 और 7 का स्थानीय मान आ गया 0.007। लेकिन इसमें पूछ रखा है इनका अंतर, अंतर पूछ रखा। तो अंतर का मतलब होता है घटाना। अब घटाएंगे हम, तो बड़ी संख्या हमारी 40 है, 40 दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 अंक लगा, दशमलव के बाद 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। बहुत से बच्चों का भी ये घटाना भी नहीं आता सही से। तो 40 पूरा लिखा और 40 के बाद पॉइंट लगाया और जितने अंक बाद में है उतने लिख दिए, 1 2 3। अब आराम से समझ में आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, हर एक के नीचे उसकी वैल्यू लिखते चल जाओ, लिख दी वैल्यू और लिखो माइनस। अब यहाँ घटा दो आराम से, ये 10 है, ये जो जितने भी जीरो हो गए ना ये सारे 10 हैं, ये हो गया 3, ये 10 हो गया। अब इसमें से 2.5 ले लेंगे तो ये 9 बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इधर से इधर पहुंचा देंगे तो यहाँ 9 बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और इसमें से इधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 10, ये सब बच गए 9 9 9 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब 10 में से 7 घटाएंगे बचा 3, 9 का 9, 9 का 9 दशमलव, यहाँ 9 और यहाँ 3, 39.993 इसका आंसर आ गया है, इन दोनों का अंतर। घटाना एक बार फिर से समझ लो, ये 40 है, पॉइंट नीचे देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट के बाद 40 के बाद 3 जीरो लगा दिए, 1 0 2 0 3 0। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, 1 0 के नीचे 1 0 ये वाला, ये दूसरे जीरो के नीचे दूसरा जीरो, तो इस जीरो के नीचे ये 7 लिख दिया। अब हमें इसमें से घटाने हैं, तो ये है पूरा 40 छोड़ो, ये 4 है, ये 0 है, ये सब 0 है,
तो अब यहाँ 0 में से 7 नहीं माइनस होगा, तो इस 4 में से एक 10 की दहाई की यहाँ से ले गए इधर को, तो ये हो गया पूरा 10 और 4 बचा हमारा, 4 हो गया 3, 4 के ऊपर 3 लिख दिया, ये हो गया 10। अब इस 10 में से एक दहाई इधर को ली गई, तो यहाँ बचा 9 लिख दिया, ये 10 हो गया। अब इस 10 में से एक दहाई इधर ली गई, ये हो गया 9, फिर ये 10 हो गया। अब इस 10 में से एक दहाई इधर को ली गई, ये हो गया 9 और ये हो गया पूरा 10। अब 10 9 9 9 3, नीचे वाले हमारे खत्म हो गए, इनकी कोई वैल्यू नहीं रही, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। अब इसमें से घटा लो सीधे सा, 10 में से 7 घटाए 3, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9 और 3 का 3, 39.993 इसका आंसर आ गया। ठीक है भैया, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं।